मेरा नाम तापसी है। मेरी शादी जहाँ पर हुई थी, ये लोग बहुत ही दरिंदे किस्म के लोग थे। मेरे ससुराल में मुझ पर बहुत सारे अत्याचार किए जाते थे। गांव की प्रथा के नाम पर ये लोग मेरी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। मैं यहाँ से बचकर निकलना चाहती थी, मगर यहाँ से बचने का मेरे पास कोई और रास्ता ही नहीं था, क्योंकि मेरे पापा भी मुझको अपनाने के लिए तैयार नहीं थे। मैं पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी गांव के लोगों की मनगढ़ंत बातों में आ गई थी। मैं चाहती तो अपने लिए स्टैंड भी ले सकती थी, मगर ना जाने उस समय मेरा दिमाग और मेरी सोच कहाँ पर चली गई थी। ना तो मेरा दिल काम कर रहा था और ना ही मेरा दिमाग। मैं कुछ भी अच्छा सोच विचार नहीं कर सकती थी। मैंने अपनी जिंदगी का पूरा 1 साल अपनी ससुराल के लोगों की बातों में आकर गुजार दिया था। मुझे अपनी जिंदगी से नफरत होने लगी थी। मैं चाहकर भी खुश नहीं रह पा रही थी, और खुश होती भी कैसे, क्योंकि मेरा साथ देने के लिए मेरी ससुराल में कोई नहीं था। हर औरत के लिए उसका पति ही अपना होता है, मगर मेरा तो पति भी मेरे लिए पराया था। मुझे इस गांव में आए हुए 1 साल हो गया था। मैंने ये समय यहाँ पर कैसे गुजारा था, ये मैं ही जानती थी। आज मेरी जिंदगी का सबसे अहम दिन था, जब मेरी एक फ्रेंड मुझसे मिलने के लिए मेरे घर पर आई थी। मैं चाहती थी कि मेरी फ्रेंड यहाँ से चली जाए, पर उसके हाथ में बड़ा सा बैग देखकर मैं हैरान हुई थी कि ये तो यहीं रहने के लिए आई है। वो मेरी ससुराल के लोगों के बारे में नहीं जानती थी। मेरे ससुराल के लोग बहुत ज़्यादा खतरनाक थे। मैं अपनी दोस्त को अपने ससुराल वालों से नहीं बचाना चाहती थी, बल्कि अपने ससुराल वालों को अपनी दोस्त से बचाना चाहती थी, क्योंकि मेरी दोस्त एक न्यूज़ रिपोर्टर थी और जगह जगह से न्यूज़ कलेक्ट करती थी। अपने आप को फेमस करने के लिए उसने ना जाने कितने बड़े बड़े केसेस हैंडल किए थे। वो शहर में मेरे साथ ही पली बड़ी थी और हम दोनों एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे। हम दोनों ने अपनी एजुकेशन भी एक साथ कंप्लीट की थी। अपनी पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद मेरी तो शादी हो गई, मगर मेरी दोस्त ने न्यूज़ चैनल ज्वाइन कर लिया था। और तो और वो इतनी ज़्यादा फेमस हो गई थी कि उसका करियर भी बन गया था, और उसने न्यूज़ चैनल में अपना एक अलग नाम भी बना लिया था। उसके आने से 1 हफ्ता पहले ही मैंने बेटे को जन्म दिया था। वो हमारे गांव के सरपंच का इंटरव्यू लेने के लिए आई थी। उसे जब पता चला कि मेरी भी इसी गांव में शादी हुई है, तो वो मुझसे मिलने के लिए आ गई थी। और फिर मेरे घर आने के बाद उसे पता चला कि मैंने बेटे को भी जन्म दिया है, तो वो और ज़्यादा एक्साइटेड हो गई। वो मेरी शादी में किसी वजह से नहीं आ पाई थी। उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारे पति से मिलना चाहती हूँ, ज़रा अपने पति से तो मिलवा दो। मैंने कहा कि हाँ, तुम मेरी शादी में नहीं आई थी, रुको मैं अपने पति को बुलाती हूँ। मैं जल्द से जल्द चाहती थी कि मेरी दोस्त मेरे घर से चली जाए, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरी दोस्त को अगर मेरे बारे में पता चल गया कि मेरे ससुराल वाले कितने दरिंदे लोग हैं, तो वो मेरे ससुराल वालों का बहुत बुरा हाल कर देगी। मैंने नौकरानी से अपने पति को बुलाने के लिए कहा था, मगर 2 मर्द मेरे कमरे के अंदर आए थे। मेरी दोस्त उन दोनों को देखकर हैरान रह गई थी। उसने मुझसे कहा कि ये सब क्या हो रहा है। मैं जितना अपने ससुराल वालों की सच्चाई अपनी दोस्त से छुपाना चाह रही थी, उतनी ही सारी बातें उसके सामने खुलकर आ गईं। फिर मेरी दोस्त ने वो किया, इसके बारे में मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी और शहर में अपनी फैमिली के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रही थी। तभी अचानक मेरी जिंदगी में एक ऐसा हवा का झोंका आया जिसने मेरी जिंदगी को उजाड़ कर रख दिया था। मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और मेरे पापा ने मेरा एडमिशन शहर के सबसे बेस्ट कॉलेज में करवाया था। वहाँ से मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी। मेरा अभी शादी करने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि इतना पढ़ लिख जाने के बाद इंसान को जॉब तो करनी ही चाहिए। मेरा मानना था कि लड़कियों को अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, जॉब करनी चाहिए, अपने लिए पैसा कमाना चाहिए, ताकि आगे चलकर वो किसी की मोहताज न रहें। मगर हर लड़की की तरह मुझसे भी एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी। इतनी बड़ी गलती हो गई थी कि मैं आज तक अपनी इस गलती पर पछतावा करती हूँ। मेरे मम्मी पापा भले ही शहर में रहते थे, मगर उनकी सोच बिल्कुल गांव के लोगों की जैसी ही थी। मुझसे एक भूल हो गई थी कि मैं मोहब्बत कर बैठी थी। जी हाँ, मैं एक लड़के से प्यार करती थी, लेकिन मेरे मम्मी पापा गांव के रस्म रिवाज के मुताबिक ही चलते थे, क्योंकि हम जिस गांव से बिलोंग करते थे वहां पर मोहब्बत करना अपराध था। हमारे गांव में मोहब्बत करने का कोई रिवाज नहीं था, लेकिन अब तो हम शहर में रह रहे थे, तो कैसी रस्म और कैसा रिवाज। लेकिन नहीं, मेरे मम्मी पापा शहर में आने के बाद भी अपनी दकियानूसी सोच खत्म नहीं कर पाए थे। वो शहर में रहकर भी अपने गांव की रस्म रिवाज और प्रथाओं को नहीं भूले थे
और यहाँ शहर में रहने के बावजूद भी उन्हीं पर चल रहे थे। जब मेरे घर वालों को पता चल गया कि मैं किसी लड़के से मोहब्बत करती हूँ और मेरा अफेयर काफ़ी समय से चल रहा है, तो मेरे घर वालों को ये बात हजम नहीं हुई। मैं जिस लड़के से प्यार करती थी वो बहुत अच्छा लड़का था, देखने में भी खूबसूरत था और नौकरी भी अच्छी किया करता था, लेकिन मेरे घर वालों ने तो मोहब्बत के नाम से ही मेरी शादी उसके साथ ना करने का फैसला कर लिया था। मैं अपने माता पिता की सोच को अच्छी तरह से जानती थी, इसलिए मैंने अपने अफेयर को पिछले 2 साल से छुपाकर रखा हुआ था। यहाँ तक कि अपने दोस्त जैसी बहनों को भी अपने बारे में कुछ नहीं बताया था कि कहीं गलती से भी अगर उन्होंने मेरे मम्मी पापा को सब कुछ बता दिया तो मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाऊंगी। मगर एक दिन मेरे पापा ने मुझे उस लड़की के साथ रेस्टोरेंट में पकड़ लिया और वहीं पर मेरे सबके सामने 2 थप्पड़ भी मारे। वो लड़का मेरी साइड से बोल रहा था तो पापा ने उस पर भी जोरदार डांट लगाई, जिस पर वो खामोश हो गया था और पापा मेरा हाथ पकड़कर मुझे घसीटते हुए घर तक ले आए थे। घर लाने के बाद भी उन्होंने मुझे बहुत मारा था। मेरी मम्मी भी कुछ कम नहीं थी, उन्होंने भी अपने हाथ मुझ पर साफ कर लिए थे और मुझे ढेर सारी बातें भी सुनाई गई थी। इतनी सारी बातें कि अगर मेरी जगह कोई और लड़की होती तो चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाती। मेरे पेरेंट्स ने तो मोहब्बत को इतना बड़ा इशू बना लिया था कि उनका बस नहीं चलता, वो लोग मुझे जान से मारने के लिए तैयार हो जाते। वो लड़का पढ़ा लिखा था, अच्छा कमाता भी था, मुझसे शादी करने के लिए वो बिल्कुल तैयार था, यहाँ तक कि वो मेरे घर रिश्ता भेजना चाहता था। मगर इतने समय से मैंने उसे रोक रखा था, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मेरी मोहब्बत इतनी जल्दी पकड़ में आ जाएगी। मैंने अपने पेरेंट्स से कहा कि वो मुझसे शादी करने के लिए तैयार है, मैं उसके साथ कहीं भागकर नहीं जाऊंगी। इज्जत से आप लोग हम दोनों की शादी करवा दोगे तो इसमें क्या हो जाएगा। लेकिन मेरे पापा ने कहा कि जो हमारे खानदान में आज तक नहीं हुआ वो मेरी बेटी कभी भी नहीं करेगी। मैं कभी भी तुम्हारी शादी उस लड़के के साथ नहीं करूंगा, भले ही उसके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज ही क्यों ना हो, मगर मैं तुम्हारी शादी उसके साथ बिल्कुल भी नहीं करूंगा, क्योंकि उसके साथ तुम अफेयर चला चुकी हो। तुम्हारी वजह से हमारे खानदान में बेइज्जती हो जाएगी। पहले ही मैं अपना गांव छोड़कर यहाँ आया हूँ तुम लोगों की पढ़ाई के लिए, और तुमने मुझे ये सिला दिया। मुझे तुमसे कितनी उम्मीदें थीं। तुमने मुझसे कहा था कि तुम नौकरी करना चाहती हो। मैं इस बात पर भी तैयार हो गया था, क्योंकि मैं अपनी बेटियों पर आंख बंद करके भरोसा करता हूँ। मगर मुझे नहीं पता था कि मेरे भरोसे का तुम ये सिला दोगी। मम्मी ने भी पापा को बहुत समझाने की कोशिश की थी, मगर पापा ने मम्मी से भी यही कहा था कि मैं हरगिज भी उसकी बात नहीं मानूंगा। मेरी बेटी ने तो मुझे बेवकूफ़ बना लिया। क्या मैं हर बार इसकी बात मानता रहूं? अब कोई बेटी पढ़ाई नहीं करेगी। मुझसे छोटी मेरी 3 बहनें और थीं। पापा ने कहा था कि मैं इन तीनों पर विश्वास नहीं कर सकता, क्योंकि जब बड़ी बहन बिगड़ जाती है तो उसको देखकर छोटी बहनें भी उसकी आदतों को अपना लेंगी। मैंने हमेशा अपनी बेटियों की हर बात मानी है, मगर आज पता चल गया है कि मेरी बेटी किस तरह की हरकत कर रही है। अपनी बड़ी बेटी की वजह से मेरा मामला पूरी तरह से खराब हो गया। ये तो मेरी इज्जत को भी सड़क पर नीलाम करने के लिए तैयार थी। वो तो अच्छा हुआ कि मुझे सही समय पर ही उसके बारे में पता चल गया, वरना ना जाने ये लड़की क्या करती। मेरे पापा का गुस्सा खत्म ही नहीं हुआ था, बल्कि और ज्यादा बढ़ता चला जा रहा था। शायद वो अपनी जगह ठीक थे, क्योंकि उन्होंने अपनी बेटियों को पढ़ाने के लिए अपना गांव, अपनी जमीन, अपना घर, अपने रिश्तेदार, यहाँ तक कि अपने परिवार वालों को भी अपनी बेटियों को अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए छोड़ दिया था। और हम सब लोगों को लेकर यहाँ आ गए थे ताकि शहर में रहकर हमारी पढ़ाई अच्छी हो जाए, क्योंकि भगवान ने मेरे पापा को सिर्फ बेटियां ही दी थी। लेकिन जब मैंने उनका भरोसा तोड़कर मोहब्बत करनी शुरू कर दी तो उनको तो गुस्सा आना ही था। मेरी मोहब्बत का गला घोट दिया गया था। ना तो मुझे मेरे पापा ने मेरी मोहब्बत से मिलने दिया था, और तो और मेरा मोबाइल भी मुझसे छीन लिया गया था। मेरा कॉलेज जाना भी बंद करवा दिया था और मेरा घर से निकलना भी। इतनी सज़ा क्या मेरे लिए काफ़ी नहीं थी कि मेरे पापा ने फैसला कर लिया कि वो जल्द से जल्द मेरी शादी करवा देंगे। उनका कहना था कि वो मेरी शादी अपने पुराने गांव में करना चाहते हैं, जहां पर उनका जन्म हुआ था और जिस गांव को वो छोड़कर यहाँ शहर में आए थे। पापा की बात सुनकर मेरी मम्मी उनके पैरों में बैठ गई। मेरे पापा को तो मुझ पर तरस नहीं आया था, लेकिन मेरी मम्मी मेरे लिए बहुत परेशान थी। मम्मी कहने लगी, भले ही तुम इसकी पढ़ाई छुड़वा दो, इसे घर से ना निकलने दो, मगर इस पर ये अत्याचार तो मत करो कि इसकी शादी तुम अपने गांव में करवाओ। तुम्हें तो पता है कि तुम्हारे गांव में लड़कियों के साथ क्या किया जाता है।
अगर हमारी बेटी वहां पर चली गई तो जीते जी मर जाएगी, और अपनी बेटी की शादी उस गांव में करने का मतलब यह है कि हमने अपनी बेटी की शादी नहीं की, बल्कि उसे धकेल कर उसे नर्क में भेज दिया। ऐसी बातें मत करो, मैं अपनी बेटी की शादी वहां पर नहीं होने दूंगी। मैं जानती हूँ कि मेरी बेटी ने बहुत बड़ी गलती की है। तुम चाहो तो उसकी शादी अपनी मर्जी के मुताबिक यहाँ शहर के किसी भी लड़के से कर सकते हो, मगर मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ कि इसकी शादी उस गांव में मत करवाओ। मेरी मम्मी ने अपने पति से कहा, आपने तो हमेशा अपनी बेटियों के लिए अच्छा ही किया है, हमेशा उनके लिए कुर्बानी दी है, तो फिर तुम अपनी बेटियों के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। मेरे पापा ने मेरी मम्मी से कहा, तो फिर मुझे मेरी कुर्बानी का ये सिला दिया है तुम्हारी बेटी ने। मैं फैसला कर चुका हूँ कि मैं इसकी शादी अपने ही गांव में करूंगा। मेरे पैरों पर कलंक लगवाया है ना तुम्हारी बेटी ने, जितनी मेरी बदनामी करवाई है। सारे गांव के लोग मुझे बुरा कहते हैं कि मैं अपनी बेटियों को शहर लेकर चला गया। मैं अपनी बेटियों को यहाँ पर पढ़ाने के लिए लेकर आया था। तुम्हारी बेटियों की हरकत देखने के बाद मैं तो इसकी शादी गांव में ही करूंगा। और फिर तापसी मेरी बड़ी बेटी है, उसने भी तो मेरी इज्जत को हवा में उछाल दिया है, एक पल के लिए भी मेरी इज्जत के बारे में नहीं सोचा। तापसी उस लड़के के साथ मुलाकातें तक करती रही। इस लड़की का तो अब शहर में भी रिश्ता नहीं हो सकेगा। ये लड़की तो गांव में ही चली जाए तो अच्छा है। मैं चुपचाप पत्थर बने हुए खड़ी थी और सारी बात सुन रही थी। मेरी मम्मी मुझसे कहने लगी कि बेशरम लड़की, तू भी अपने पिता से माफी मांग ले, थोड़ी बहुत रिक्वेस्ट कर ले, वरना तेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तुझे नहीं पता कि तेरे साथ गांव में क्या होगा। मुझे मेरी मम्मी की बात की कुछ समझ नहीं आई थी। उन्होंने मुझे कोई भी बात पूरी डिटेल से बताई भी नहीं थी। शायद वो मुझे डराना चाहती थी, इसलिए मैंने उनकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। मैं उनकी बात को समझ नहीं पाई थी। कुछ दिनों बाद मेरा रिश्ता गांव से आया तो मैं फोटो देखकर थोड़ी घबरा गई थी। मेरी मम्मी को लगा कि मैं रिश्ते से इनकार कर दूंगी। मेरी घबराहट देखकर वो कहने लगी कि तुम परेशान मत हो, अब परेशान होने का कोई फायदा भी नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पापा तुम्हारी शादी गांव में ही करेंगे। मुझे लड़की की फोटो दिखाई गई। मैंने लड़की को फोटो में देखते ही पसंद कर लिया था, क्योंकि लड़का खूबसूरत था, अच्छा और लंबा चौड़ा था, और पढ़ा लिखा भी लग रहा था, शक्ल से समझदार लग रहा था। मेरा रिश्ता उस लड़की के साथ पक्का हो गया था। मुझे लड़के को देखकर तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। मैंने सोचा कि अगर मुझे मेरी मोहब्बत नहीं मिली तो कोई बात नहीं, वैसे भी मेरी शादी मोहब्बत से नहीं होनी थी। लेकिन ये लड़का भी बुरा नहीं था, इसके साथ जिंदगी गुजारी जा सकती थी। तो रही बात गांव की, तो गांव हो या शहर क्या फर्क पड़ता है, लोग अच्छे हो तो समय गुजर ही जाता है। फिर मेरी शादी हो गई थी और मैं विदा होकर गांव में अपनी ससुराल आ गई थी। मेरी आंखों में अपने ससुराल और अपने पति को लेकर बहुत सारे सपने थे। गांव में मेरा स्वागत बहुत अच्छे तरीके से किया गया था। सुना था कि मेरे सास ससुर तो इस दुनिया में नहीं थे, सिर्फ घर में एक जेठानी और जेठ थे। रास्ते में मेरा मेकअप थोड़ा खराब हो गया था, इसलिए मुझे दोबारा से तैयार करके अपने पति के कमरे में बैठा दिया गया था। मैं दुल्हन बनी बैठी थी और मुझे अपने पति के कमरे में आने का इंतजार था। मेरी अपने पति से अभी तक ठीक तरह से बात भी नहीं हुई थी, बल्कि मैंने तो अभी उसे ढंग से देखा भी नहीं था। मैं उन लड़कियों में से नहीं थी जो पहले ही मुलाकात में अपने पति को ये बता देती कि मेरा किसी लड़की के साथ अफेयर रह चुका है, क्योंकि वो तो मिला नहीं, लेकिन जो मिला है उसके साथ जिंदगी गुजारनी है। फिर उसे अपनी तरफ से बेवफा क्यों करना। मैं उसे क्यों बताती कि मेरी जिंदगी में कोई था। इस तरह तो मेरा ही नुकसान हो जाना था। मैंने वैसे भी अब दिल से सोचना छोड़ दिया था, क्योंकि मेरा दिल तोड़ दिया गया था, लेकिन मैं दिमाग से सोचना नहीं छोड़ सकती थी। इसलिए मैं ठीक ठाक और नॉर्मल अंदाज में बैठी हुई थी, और तब सामने देखा तो मेरे कमरे में मेरा पति अभी तक नहीं आया था। मैं पूरी रात अपने पति का इंतजार करती रही, लेकिन वो मेरे कमरे में नहीं आए। मुझे बहुत अजीब लगने लगा था, क्योंकि बाहर से सब लोगों के बोलने की आवाज आ रही थी। घर के सारे लोग अभी भी जाग रहे थे। मैं बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी। फिर अचानक किसी ने दरवाजा खोल दिया। अंदर आने वाला इंसान मेरा पति तो नहीं था, बल्कि वो मेरा जेठ था, और अपने जेठ को अपने कमरे में इस समय देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। आखिर वो रात के इस समय मेरे कमरे में क्या कर रहे थे। मैंने जल्दी से उनको देखकर अपना घूंघट पूरी तरह से अपने चेहरे पर ओढ़ लिया था। मेरे जेठ कमरे में आते ही मेरे पास बेड पर आकर बैठ गए। उनको इस तरह से देखकर मैं बहुत घबरा गई थी। मैं झट से पीछे सरक गई और वो दोबारा से मेरे करीब आ गए। वो मुझे छूने की कोशिश कर रहे थे। मैंने झटके से उन्हें दूर कर दिया और जोर जोर से चिल्लाने लगी और उनसे कहने लगी कि आप ये मेरे साथ क्या करने की कोशिश कर रहे हो।
तो वो आदमी जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा कि तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। मैं तुम्हारा पति हूँ। उनकी बातचीत पर मैं चौंक गई थी कि वो किस तरह की बातें कर रहे हैं। मेरी शादी तो उनके छोटे भाई आदेश के साथ हुई है। वो तो मेरे जेठ हैं और उनकी पत्नी की बोलने की आवाज़ बाहर से आ रही थी। मैं जानती थी कि ये सब लोग अभी तक जाग रहे हैं, कोई भी सोया नहीं है। मेरे जेठ ने जब मुझे दोबारा से टच किया और मेरे करीब आए तो मैंने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की कोशिश की, तो उन्होंने मेरे मुंह पर एक ज़ोरदार थप्पड़ मार दिया और कहने लगे, मैंने कहा ना कि मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई है क्या? आखिर किस बात का शोर मचाया हुआ है? मैंने रोते हुए कहा कि भैया, मेरी शादी आपके साथ नहीं हुई, मेरी शादी तो आदेश के साथ हुई है। मेरे पति कहाँ हैं और आप मेरे साथ ये सब क्या कर रहे हो? तो वो आदमी कहने लगा कि क्या तुम्हें हमारे गांव की प्रथा के बारे में नहीं बताया गया? मैं उनकी बात सुनकर सोच विचार में पड़ गई थी कि आखिर कौन सी प्रथा। मुझे तो किसी भी प्रथा के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो वो कहने लगे कि जब लड़की शादी करके पहली बार हमारे गांव में आती है तो शादी की पहली रात से लेकर 1 महीने तक उसका जेठ ही उसके साथ सुहागरात मनाता है, और अगर घर की बड़ी बहू को उसके ऊपर उसकी कोई जेठानी ना हो तो उसके साथ उसका ससुर सुहागरात मनाता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हमारे गांव में बड़े लोगों को बहुत मान सम्मान दिया जाता है, इसलिए घर की बहू पर भी बड़ों का ही हक होता है। हमारे पिताजी तो नहीं है, मगर मैं जिंदा हूँ। मैं तुम्हारे साथ 1 महीने तक इस रस्म को करूँगा और हमारे गांव की इस प्रथा को आगे बढ़ाऊंगा। मैं अपने जेठ की बात सुनकर बहुत ज़्यादा डर गई थी। आखिर ये कैसी प्रथा थी और मेरा पति वो कैसा इंसान था जो अपनी पत्नी को 1 महीने के लिए अपने भाई के हवाले छोड़ने वाला था? मैंने अपने जेठ से कहा कि मैं किसी ऐसी प्रथा को नहीं मानती। मेरी शादी जिसके साथ हुई है मैं उसी के साथ रहना चाहती हूँ। तो मेरा जेठ कहने लगा कि जितना तुमसे कहा जा रहा है बस उतना ही करो, ज़्यादा आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब तुम्हारी शादी इस गांव में हो चुकी है और तुम्हारा पिता तो इस गांव की सारी प्रथाओं और रस्म रिवाज को अच्छी तरह से जानता है। उसने तुम्हें कुछ नहीं बताया क्या? हमारे गांव की हर औरत के साथ ऐसा ही होता आया है, यहाँ तक कि तुम्हारी अपनी माँ के साथ भी ऐसा ही हुआ था। हमारे गांव में प्रथाओं को बहुत मान दिया जाता है। प्रथाओं को तोड़ने वाले इंसान को कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है, इसलिए तुम सजा की हकदार ना बनो और खामोशी से हमारे गांव की प्रथाओं को निभाती चली जाओ। सिर्फ 1 महीने की तो बात है, 1 महीने तक तुम्हें बहुत सारी रस्में करनी है। ऐसा करने से गांव की बहू की इज्जत घर में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब तुम अपनी जेठानी को ही देख लो। मेरी पत्नी ने मेरे पिताजी के साथ पूरे 1 महीने सुहागरात मनाई थी और उनका कहना बिल्कुल एक पति की तरह माना था। पूरा 1 महीना होने के बाद मैं अपनी पत्नी के पास गया था। अगर कोई मर्द पहले ही अपनी पत्नी के पास जाने की कोशिश करता है तो उसे गैरतमंद मर्द नहीं समझा जाता। उसे हमारे गांव में जोरू का गुलाम कहते हैं और फिर उसे जायदाद से बेदखल कर दिया जाता है जो अपनी पत्नी के खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश करता है। हमारे खानदान में आज तक आवाज़ उठाने की कोशिश किसी ने भी नहीं की। जैसा भी हो रहा है होने दिया है। ये सब हमारे गांव की प्रथाओं का ही नतीजा है जो हमारे गांव की औरतें अपनी शादीशुदा जिंदगी को अच्छे तरीके से गुजार रही हैं। औरत को हमेशा अपनी मुट्ठी में करके रखना चाहिए। अगर तुम भी हमारी मुट्ठी में रहोगी तो सही रहोगी, वरना इस गांव से जाने का तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तुम्हारा पिता पहले ही अपनी बेटियों की वजह से इस गांव में अपनी काफ़ी बेइज्जती करवा चुका है, और अब अगर उसकी बेटी होते हुए तुमने भी अपने पिता की और ज़्यादा नाक कटवाने की कोशिश की तो तुम्हारे पूरे खानदान को इस गांव से धक्के मारकर निकाल दिया जाएगा। मैं अपने जेठ से बार बार मना कर रही थी कि मैं ऐसी किसी प्रथा को, ऐसी किसी रस्म को नहीं करूंगी। इन सब कामों के लिए मेरी मर्यादा मुझे इजाज़त नहीं देती, मगर उन्होंने मेरे साथ ज़बरदस्ती की और फिर वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था। वो सारी रात मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ करता रहा। मैं चीखती रही, चिल्लाती रही। ना तो मेरी मदद करने के लिए मेरा पति आया था और ना ही मेरी जेठानी। मेरी जेठानी कैसी औरत थी जो अपने पति को अपनी देवरानी के पास भेज चुकी थी, वो भी पूरे 1 महीने के लिए। इस पूरे 1 महीने तक मुझे अपने जेठ को ही अपना पति मानना था, उनका हर कहना मानना था। अपने पति से शादी करने के बावजूद भी मैं पूरे 1 महीने तक अपने पति के लिए अनजान थी, और वो भी मेरे लिए अनजान बनकर रहना चाहता था। सुबह को जब मेरी आँख खुली तो मेरी कंडीशन बहुत ज़्यादा बुरी थी। मैं अपने पैरों पर खड़े होने काबिल नहीं थी।
मेरा जेठ तो कमरे से निकलकर बाहर चला गया था, लेकिन मेरा पति अभी तक नहीं आया था। मैं आदेश से बहुत ज्यादा नाराज थी। मैंने सुना था कि वो पढ़ा लिखा है। पढ़े लिखे लोग तो ऐसी उल्टी सीधी बातों में नहीं आते। तो फिर आदेश कैसा इंसान था जो अपने घर वालों की ऐसी प्रथा को मानने के लिए तैयार हो गया था। मर्दों की वजह से औरत न जाने कहां कहां जलील होती है। फिलहाल दिन इसी तरह से गुजरने लगे थे। मेरे पति ने मुझे अभी तक हाथ तक नहीं लगाया था और ना ही वो मुझसे घर वालों के सामने कोई बातचीत करता था। मैं नई नवेली दुल्हन होने के बावजूद भी जब कमरे से बाहर निकलती तो अपने पति के लिए बिल्कुल अनजान थी। वो मुझे देखकर भी अनदेखा कर देता था और मेरा जेठ सबके सामने मेरा हाथ पकड़ता, मेरे करीब आने की कोशिश करता। वो बिल्कुल मेरे साथ ऐसा रिएक्ट कर रहा था जैसे मेरा पति वही हो। मुझे अभी खामोशी से अपने ससुराल वालों की बात माननी पड़ती थी, मगर मुझे हैरानी इस बात पर थी कि मेरी जेठानी अपने पति को किसी दूसरी औरत के करीब जाते हुए देखकर कोई रिएक्ट नहीं करती थी। घर में मेरे जेठ की ही चलती थी, क्योंकि वो ही इस घर के बड़े थे। मुझे इस घर में बहुत डर लगता था। मेरी जेठानी भी बहुत बुरी औरत थी। उसका बिहेवियर मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। शादी के बाद मेरा एक हफ्ता जैसे तैसे डरते डरते गुजरा तो मेरे डर में और ज्यादा बढ़ावा हो गया था, क्योंकि मुझे बताया गया था कि मैं अपने परिवार वालों से नहीं मिल सकती और ना ही वो लोग यहाँ आ सकते हैं, क्योंकि गांव छोड़कर शहर जाने वाले लोग कभी वापस नहीं आते। मेरे पापा ने अपनी बेटियों को शहर में पढ़ाने के लिए इस गांव को छोड़ दिया था। मेरे ससुराल वालों ने मेरी खूबसूरती देखकर मुझे एक्सेप्ट तो कर लिया था, मगर उन लोगों का कहना था कि वो मुझे मेरे परिवार वालों से नहीं मिलने देंगे। मेरे सारे संबंध उनके साथ उसी दिन खत्म हो गए जिस दिन मैं यहाँ विदा होकर आई थी, और ये बात मेरी फैमिली को अच्छी तरह से समझा दी गई है और वो लोग इस बात पर एग्री भी हो गए हैं कि वो लोग कभी मेरा मुंह तक नहीं देखेंगे। मुझे आज बहुत ज्यादा अफसोस हुआ था कि माता पिता ऐसे होते हैं। मैंने भले ही मोहब्बत की थी, मगर मैंने उस लड़के के साथ कभी कुछ गलत नहीं किया था। कभी कुछ ऐसा नहीं किया था जिससे मेरे पापा की इज्जत पर आंच आ सके। मैं तो उसके साथ इज्जत से शादी करके अपना घर बसाना चाहती थी। मुझे सजा तो इस तरह से दी जा रही थी जैसे मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया हो। मुझे अपनी मम्मी पापा से नफरत होने लगी थी, सबसे ज्यादा अपने पापा से, जिन्होंने सब कुछ जानते हुए भी मेरी शादी इस गाँव में करवा दी, सिर्फ और सिर्फ अपने ईगो में आकर। मेरी जेठानी मुझसे घर के सारे काम करवाया करती थी और खुद बैठकर राज करती थी। शादी के 9 दिन पूरे हो गए तो मेरी जेठानी 9 दिन की रस्म करवाने के लिए गांव की कुछ औरतों को उन्होंने हमारे घर पर इनवाइट किया था, जिसमें गांव की बूढ़ी औरतें आई थी। मैं किचन में खाना बना रही थी जब मेरी जेठानी ने मुझे आवाज लगाई और कहा कि जरा बाहर तो आओ। मैं जब सर पर पल्लू रखकर बाहर गई तो मेरी जेठानी कहने लगी, आज तुम्हारी शादी के बाद 9वां दिन है। हमारे यहाँ शादी के 9 दिन के बाद एक रस्म की जाती है जिसको शादीशुदा औरत के लिए बहुत शुभ माना जाता है। मैं सोच में पड़ गई थी कि अब ना जाने कौन सी रस्म मेरे साथ की जाएगी। जब मुझे उस रस्म के बारे में बताया गया तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी, क्योंकि ये रस्म एक ऐसी रस्म थी जिसको मैं क्या कोई भी लड़की नहीं करवाना चाहेगी। मेरी जेठानी ने कहा कि ये गाँव की बूढ़ी औरतें तुम्हारे बाल काटने के लिए आई हैं। मैं अपने बाल हरगिज भी नहीं कटवाना चाहती थी। औरत के बाल उसकी खूबसूरती का गहना होते हैं। मैंने अपनी जेठानी से कहा था कि नहीं, मैं इस रस्म को नहीं करूंगी। मेरी जेठानी उठकर खड़ी हो गई और उन्होंने मेरे गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया और कहने लगी, अब इस घर में आ गई हो तो यहाँ की सारी रस्मों को मानना ही पड़ेगा। इन लोगों ने जबरदस्ती मेरे बाल काट दिए। मेरे बाल काटने पर पूरे गाँव में मिठाई बंटवाई गई थी। मैं फूट फूट कर रो रही थी, क्योंकि मेरे बाल लड़कों की तरह छोटे छोटे कर दिए गए थे। मेरे बाल इतने लंबे थे कि मेरी कमर से भी नीचे आते थे। मुझे अपने बालों पर बहुत गर्व महसूस होता था, क्योंकि मेरी सब बहनों में सबसे लंबे और खूबसूरत घने बाल मेरे ही थे। उस दिन इन लोगों ने रस्म के नाम पर मेरे बाल काटकर मेरी खूबसूरती को खत्म कर दिया था। मैं कमरे में बंद होकर बहुत रोई थी। रात को हर रात मेरा जेठ कमरे में आता और मेरे साथ गलत काम करता था। रस्म और रिवाज के नाम पर यहाँ पर इन लोगों ने मुझे पूरी तरह से तोड़कर रख दिया था। अभी यही सब बाकी नहीं था, बल्कि अभी और कुछ भी था। जब मेरी शादी को 14 दिन हो गए तो मेरी जेठानी ने मेरे जेठ और मेरे पति दोनों को बिठाकर मुझसे एक रस्म और करवाई थी, जो कि बहुत ही घिनौनी रस्म थी। मैं नहीं जानती थी कि यहाँ शादी करने के बाद मेरे साथ ये सब कुछ होगा। मेरा यहाँ पर शादी करने से बेहतर था कि मैं मौत को चुनना पसंद करती, क्योंकि ये मेरा ससुराल नहीं था बल्कि एक नरक था।
मेरी माँ ने मेरे पापा से सही कहा था कि तुम अपनी बेटी को नरक में धकेल रहे हो। ये किसी नरक से कम नहीं था। यहाँ पर मेरे साथ बहुत अत्याचार हो रहे थे। हर दिन रो रो कर गुजर रहा था। मेरे घर वालों ने मेरी कोई खबर लेने की कोशिश भी नहीं की थी। आखिरकार वो लोग मेरी खबर लेते भी क्यों? क्योंकि उन लोगों ने तो मुझे यहाँ विदा करने के बाद मुझसे सारे संबंध ही खत्म कर दिए थे। आदेश और मेरे जेठ दोनों बराबर बराबर ही बैठे हुए थे। मेरी जेठानी ने कहा कि आज तुम्हारी शादी का 14वां दिन है, तो तुम्हें एक रस्म और करनी होगी। मुझे बहुत डर लग रहा था कि अब ना जाने मुझे क्या करना है। मेरे सामने एक बड़ा सा लोटा रखा हुआ था और मेरे जेठ और मेरा पति दोनों ही एक बड़ी सी गहरी थाली में पैर डालकर बैठे हुए थे। मेरी जेठानी ने कहा कि तुम्हें 3-3 बार इन दोनों के पैर धोने हैं। मैं उन लोगों के पैर धोने लगी थी क्योंकि अभी मेरी शादी का पहला महीना चल रहा था और इस हिसाब से ये दोनों ही मेरे पति थे। मैं अपने जेठ के पैर धोने के बाद आदेश के पैर धो रही थी और उसे बहुत ही नमी भरी आंखों से देख रही थी क्योंकि मुझे उसके मर्द होने पर अफसोस हो रहा था। वो कैसा मर्द था जो अपनी पत्नी के साथ इतने अत्याचार होते हुए देख रहा था, बल्कि अपने घर वालों का साथ भी दे रहा था। मैं दोनों के ही पैर धो चुकी थी। मेरी आंखों में आंसू थे जब मेरी जेठानी ने कहा कि अब इन दोनों के पैरों का पानी निकालकर तुम्हें पी लेना है। ये बात सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती थी। ये तो बहुत ही गंदा काम था। मैंने अपनी जेठानी से कहा कि मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करूंगी। मेरी जेठानी ने पहले की तरह मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया था और इतना मारा था कि आज मेरे शरीर पर जख्म हो गए थे। मगर मैंने ठान लिया था कि मैं इन लोगों की अब ऐसी कोई भी उल्टी सीधी रस्म को नहीं करूंगी। मैंने खुद को कमरे में बंद कर लिया था। मेरा जेठ, मेरा पति और मेरी जेठानी तीनों ही बुरी तरह से दरवाजे को पीट रहे थे। मेरा मन तो कर रहा था कि मैं सूली पर लटक जाऊं, मगर मरना इतना आसान होता तो इंसान छोटी छोटी बात पर मर जाता। वो दिन तो जैसे तैसे गुजर गया था और मैं उस रस्म को करने से बच गई थी। फिर इसी तरह से ये लोग ना जाने कैसी कैसी रस्म मेरे लिए निकालते रहे। कुछ मुझे करनी पड़ती और कुछ अगर मैं नहीं करती तो मैं इन लोगों से इतनी मार खाती थी कि मेरा शरीर दर्द करने लग जाता था। जैसे तैसे 1 महीना गुजर गया था। ये 1 महीना मेरा बड़ी मुश्किल से गुजरा था। ना तो मुझे किसी से मिलने दिया जाता था और ना ही मुझे घर से बेवजह टहलने दिया जाता था। बस काम किया और उसके बाद मैं अपने कमरे में कैद हो जाती थी। अब 1 महीना गुजर गया तो मुझे लगा कि मेरी जिंदगी में मुश्किलें कम हो जाएंगी। जिस दिन मेरी शादी को 1 महीना होने वाला था, उस रात मेरा पति मेरे साथ सुहागरात मनाने वाला था, क्योंकि 1 महीने अपने जेठ को अहमियत देने वाली रस्म पूरी हो चुकी थी। मेरा पति आदेश मेरे कमरे में आया और उसने मेरी तारीफ करनी शुरू की, मगर मुझे उसके अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं हो रहा था क्योंकि मैं अंदर से पूरी तरह से टूट चुकी थी। वो अपने दिल की चाहत मेरे साथ पूरी कर चुका था। अब मेरे जेठ ने मेरे कमरे में आना बंद कर दिया था और पति की तरह हक जमाना भी बंद कर दिया था। अब मेरा पति मेरे साथ रहने लगा था, मगर न जाने क्यों मुझे आदेश के साथ वो फीलिंग्स नहीं आ रही थी जो एक पति के साथ आती हैं, क्योंकि मेरे अरमानों का कत्ल तो पहले ही हो गया था। एक दिन मैं आंगन में बैठी हुई सब्जी काट रही थी। मेरी जेठानी भी मेरे करीब ही बैठी हुई थी। आज उसका मूड बहुत अच्छा था। वो मुझसे बहुत अच्छे तरीके से बात कर रही थी। मैंने बातों ही बातों में अपनी जेठानी से पूछ लिया कि जो आपने मेरे साथ किया है, क्या ऐसा आपके साथ भी हुआ है? मेरी बात सुनकर मेरी जेठानी हंसने लगी और कहने लगी कि तुम्हारे साथ तो कुछ भी नहीं हुआ, मेरे साथ तो बहुत बुरा सुलूक किया गया था। उन्होंने बताया कि मेरा पति इस घर का सबसे बड़ा बेटा है। जब मेरी सास भी जिंदा थी और ससुर भी, शादी की पहली रात मेरे ससुर मेरे कमरे में आए थे और पूरे 1 महीने तक मुझे तुमसे भी ज्यादा तंग किया गया था। कहते हैं कि अगर दुल्हन रस्म ना करे और रस्म करने से मना करे तो उससे किसी भी तरह से रस्म करवाओ, चाहे उस पर हाथी क्यों ना उठाना पड़ जाए। मुझे मेरी सास बहुत मारती थी। ससुर मुझ पर बिल्कुल ऐसे हुक्म चलाया करते थे जैसे मेरे पति हों। तुम्हें तो 1 महीने में ही मेरे पति से छुटकारा मिल गया, मगर मेरे ऊपर तो मेरे ससुर ने तब तक हुक्म चलाया था जब तक वो जिंदा रहे। जब वो मरे तब मेरी जिंदगी में थोड़ा सुकून आया था। तुम्हारे तो सिर्फ बाल काटे गए हैं। मैं घर की बड़ी बहू थी, इसीलिए मेरे साथ ज्यादा रस्म करवाई गई थी। बड़ी बहू के साथ ज्यादा रस्म करवाना इस घर में शुभ माना जाता है, इसलिए मुझ पर बहुत अत्याचार हुए थे, मगर भगवान की कृपा से अब मेरी जिंदगी में सुकून है। मैंने अपनी जेठानी से कहा, आप इसे सुकून कहती हो? आपके पति ने पूरे 1 महीने मेरे साथ रात गुजारी है, क्या आपको ये बात बुरी नहीं लगी?
मेरी जेठानी कहने लगी कि मेरे साथ तो मेरे ससुर ने पूरे 5 साल तक रातें गुजारी थी। जब मुझे वो बात बुरी नहीं लगी तो ये बात बुरी लगने से क्या मतलब। जब औरत अंदर से टूट जाती है तो फिर क्या अच्छा और क्या बुरा। ये कहकर वो खामोश हो गई थी। अभी 1 हफ्ता और गुजरा था कि मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मगर मेरी ये समझ नहीं आ रही थी कि ये बच्चा मेरे जेठ का है या फिर मेरे पति का, क्योंकि पिछले 1 महीने से मेरे साथ मेरा जेठ रात गुजार रहा था और अभी 1 हफ्ते से मेरा पति। ये खबर जब घर वालों को पता चली तो सब लोग बहुत खुश हुए थे और पूरे गांव में मिठाई बंटवाई गई थी। लेकिन मैं इस खबर से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि ये कोई घर नहीं था बल्कि एक नरक था। इस घर में रहने वाले लोग कोई इंसान नहीं थे बल्कि दरिंदे थे, और ऐसे घर में, ऐसे गांव में मैं अपने बच्चे को पैदा नहीं करना चाहती थी। मगर मैं क्या कर सकती थी। मेरी मदद करने वाला इस गांव में कोई भी नहीं था। मेरा अपना कोई नहीं था। मेरे माता पिता भी मुझसे सारे संबंध खत्म कर चुके थे और मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अपने माता पिता को कभी पलटकर देखूंगी भी नहीं, क्योंकि उन्होंने मुझे मोहब्बत करने की बहुत बड़ी सज़ा दी है। इतनी बड़ी सज़ा कि ये सज़ा किसी मौत से कम नहीं है। दिन इसी तरह से गुजर रहे थे। मेरा पति, मेरा जेठ और मेरी जेठानी बहुत खुश थे। मेरे जेठ जेठानी की शादी को 10 साल हो गए थे, लेकिन अभी तक उनके पास कोई बच्चा नहीं था। वो इस बात से खुश थी कि जब घर में मेरा बच्चा आएगा तो वो उससे अपनी ममता पूरी कर लेंगी। मैं ऐसे लोगों के माहौल में अपने बच्चे को पैदा नहीं करना चाहती थी। मैं खामोश थी और दिन इसी तरह से गुजर रहे थे और मेरे 9 महीने पूरे होने वाले थे जब कुछ दिनों बाद मुझे पता चला कि मेरी एक दोस्त जो कि मेरे साथ पढ़ा करती थी, वो एक न्यूज़ रिपोर्टर है। वो हमारे ही गांव के सरपंच का इंटरव्यू लेने के लिए आई है। मैं छत पर खड़ी हुई थी जब उसने मुझे देख लिया और वो हमारे घर में आ गई थी। मैं उसे देखकर दंग रह गई थी। मैं नहीं चाहती थी कि वो मेरे घर पर आए, क्योंकि मैं उसके सामने अपने ससुराल वालों की सच्चाई नहीं आने देना चाहती थी। उसके हाथ में कपड़ों का एक बड़ा सा बैग देखकर मैं घबरा गई थी। उसने मुझे जब छत से देख लिया था तो वो मेरे घर के अंदर आ गई। वो मुझे देखकर बहुत खुश हुई थी और कहने लगी कि कितने समय बाद तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। उसने मुझे बताया कि वो गांव के सरपंच का इंटरव्यू लेने आई थी और अब वो यहाँ पर कुछ दिन रहेगी। मैं उसको अपने घर में रहने से मना भी नहीं कर सकती थी। इस बारे में मैंने अपनी जेठानी को बताया तो उन्हें भी कोई एतराज़ नहीं था। मेरी तबीयत इन दिनों ठीक नहीं चल रही थी, इसलिए घर का काम करने के लिए नौकरानी आई हुई थी। मेरी दोस्त मेरे साथ कमरे में बैठी हुई थी और अपनी कामयाबी की कहानी सुना रही थी, मगर साथ ही साथ उसने मेरी हालत पर भी गौर किया। वो कहने लगी, तापसी, तुम कैसी हो गई हो? तुम तो बहुत खूबसूरत थी। तुम्हारे बाल भी लंबे लंबे हुआ करते थे, मगर अब तुम्हारे बाल भी छोटे हैं। तुम्हारे बाल तो कमर से नीचे आते थे और तुम्हारे बाल अब पहले जितने लंबे और घने नहीं रहे। तुम्हारा रंग भी देखो कितना काला हो गया है। क्या तुम अपने ससुराल में खुश नहीं हो? मैंने उससे कहा, नहीं नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। उसने मुझसे कहा, अच्छा अपने पति से तो मिलवाओ, मैं तुम्हारे पति से मिलना चाहती हूँ। मैंने नौकरानी से कहकर अपने पति को बुलवाया था। मेरा पति कमरे के अंदर आ गया था। थोड़ी बहुत देर मेरी दोस्त से बात करने के बाद वो वापस चला गया। मेरे 9 महीने मेरे हिसाब से पूरे हो चुके थे, मगर अभी तक मुझे दर्द नहीं हुआ था। मेरी हालत देखकर मेरी दोस्त समझ गई थी कि मैं बच्चा पैदा करने वाली हूँ। सारी रात मेरी दोस्त मेरे साथ मेरे कमरे में ही रही थी। उसने मुझसे मेरी शादी की पहली रात के बारे में पूछा था। वो पहले मेरी बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी, इसलिए मेरे साथ इतनी फ्री हो रही थी, मगर मैं उसे अपने बारे में बताना नहीं चाहती थी। जब उसने शादी की पहली रात का जिक्र छेड़ा तो मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। शादी की पहली रात हर लड़की के लिए जिंदगी की सबसे स्पेशल रात होती है, मगर मेरी शादी की पहली रात तो मेरी जिंदगी की सबसे खतरनाक रात साबित हुई थी। मेरी आंखों में आंसू देखकर मेरी दोस्त शालिनी समझ गई थी कि कोई बात है, मैं उससे कुछ छुपाना चाह रही हूँ। उसने मुझे कसम दी और कहने लगी कि तुझे मुझे बताना ही होगा कि आखिर क्या बात है। मगर मैं भी अब खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाई थी और मैंने उसे सब कुछ बता दिया कि शादी के बाद मेरे साथ इस घर में क्या क्या हुआ था। मेरी पूरी कहानी सुनकर मेरी दोस्त के तो होश उड़ गए थे। उसने मुझसे कहा कि तापसी, तुम तो एक पढ़ी लिखी लड़की हो, तुमने आखिर अपने लिए स्टैंड क्यों नहीं लिया? तुम चाहती तो अपने लिए स्टैंड ले सकती थी। तुम इस घर से भाग भी सकती थी या फिर पुलिस को फोन कर सकती थी। तुम जैसी पढ़ी लिखी लड़की खामोशी से इन लोगों की उल्टी सीधी प्रथाओं को, रस्मों को मानती रही। ये तुम्हारी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है और मुझे तुमसे बेवकूफ़ी की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। मैंने शालिनी के आगे हाथ जोड़कर कहा कि शालिनी,
मुझे अपने पति से कोई मोहब्बत नहीं है। उसने मुझे आज तक पत्नी वाला कोई हक ही नहीं दिया। मैं इस घर में सिर्फ रह रही हूँ। ऐसा लगता है जैसे मैं कोई खराब सामान हूँ जिसको इस्तेमाल करने के बाद घर के किसी भी कोने में डाल दिया जाता है। मेरी भी वैल्यू इस घर में ऐसी ही है। मैं अपने बच्चे को जन्म देने वाली हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा इस घर के माहौल में पले बढ़े। प्लीज मुझे बचा लो, मुझे इस नर्क से निकाल दो। ये गांव बहुत खतरनाक है। यहाँ की रस्म रिवाज बहुत ही खतरनाक है। फिर शालिनी ने मुझे एक ऐसी बात बताई जिसने मेरे होश उड़ा दिए थे। शालिनी ने मुझे बताया, तापसी, इस गांव में ऐसा कुछ नहीं होता, सिर्फ इस खानदान में ही ऐसा होता है जिसमें तुम्हारी शादी की गई है। मैं इस गांव की काफी सारी शादियों में आ चुकी हूँ। मैंने तो यहाँ पर कभी कोई ऐसी रस्म ही नहीं देखी, बल्कि मैं यहाँ आने के बाद पूरे एक महीना रुककर भी गई हूँ। अगर ये रस्म होती तो पहले भी तो हो सकती थी। इन लोगों ने सिर्फ अपने खानदान की प्रथा को आगे बढ़ाने के लिए ऐसा किया, और ये लोग जरूर तुम्हारे पिता की जान पहचान के लोग होंगे, तभी तो उन्होंने तुम्हारी शादी यहाँ पर कर दी। वो इस गांव के किसी और इंसान के यहाँ भी तो तुम्हारी शादी कर सकते थे। तुम्हारे पिता ने अपने ईगो में आकर तुमसे बदला लिया है और बदनाम सारे गांव को कर दिया। इस गांव के सरपंच एक बहुत अच्छे इंसान हैं। मैं उनको अच्छी तरह से जानती हूँ। इस गांव में ऐसी कोई प्रथा नहीं है, बल्कि गांव के सरपंच ने गांव में पुराने जमाने के लोगों की सोच को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। पागल लड़की, मैं हर साल में एक चक्कर यहाँ पर जरूर लगाती हूँ। मैंने यहाँ पर ऐसी कोई भी प्रथा के बारे में या किसी रस्म के बारे में नहीं सुना और ना ही देखा है। ये लोग तुम्हें प्रथा के नाम पर बेवकूफ बना गए। दरअसल उनकी पीढ़ी के जो लोग हैं और जो उनके रिश्तेदार हैं वही ऐसी प्रथा करते हैं, पूरा गांव नहीं। ये बात सुनने के बाद तो मुझे अपने ससुराल वालों से और ज्यादा नफरत होने लगी थी। मैंने शालिनी से कहा कि मुझे किसी भी तरह से यहाँ से निकालो। मैं अपने बच्चे को इस घर में जन्म नहीं देना चाहती। शालिनी ने मेरी बहुत मदद की थी और मुझे इस घर से निकलवा दिया था। शालिनी ने अगले ही दिन जाकर गांव के सरपंच से बात की। पुलिस और कुछ मीडिया रिपोर्टर्स को लेकर वो हमारे घर पर आ गई थी। पुलिस ने मेरे ससुराल वालों को अरेस्ट कर लिया था। मेरी जेठानी, जिन्होंने मुझ पर बहुत अत्याचार किए थे, मारपीट की थी, मेरे बाल कटवाए थे, मेरा जेठ, जिसने मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया था, मेरा पति, जो ये सब कुछ खामोशी से देखता रहा। यहाँ तक कि मुझे तो ये भी नहीं पता था कि ये बच्चा मेरे पति का है या फिर मेरे जेठ का। गांव के सरपंच ने मेरे ससुराल वालों और उनके जितने भी रिश्तेदार इस गांव में रह रहे थे उन सब से सख्त मना किया था कि ऐसी कोई भी प्रथा गांव की दुल्हन के साथ नहीं की जाएगी। मेरे ससुराल वालों को तो अरेस्ट कर लिया गया था। शालिनी मुझे लेकर शहर आ गई थी। मेरे ससुराल वालों ने अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश की थी, मगर शालिनी ने उन लोगों को और उनके परिवार पर ऐसी रिपोर्ट बनाई थी कि हर चैनल पर उन लोगों की बदनामी हो रही थी। पूरी दुनिया के सामने इन लोगों के रस्म रिवाज और प्रथा की बात सामने आ गई थी, जिस पर इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी गई थी। शालिनी मुझे शहर लेकर आई तो 2 दिन बाद मैंने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया था। मैं भी जबकि काफी पढ़ी लिखी थी। शालिनी ने कई महीनों तक तो मुझे अपने घर में जगह दी, मेरा ख्याल रखा, मगर मैं उसके साथ कब तक ऐसे रह सकती थी। उसने मेरी इतनी मदद की थी, यही मेरे लिए बहुत था कि उसकी वजह से मैं उस नर्क से निकल गई थी, बल्कि उन लोगों को सजा भी मिल गई थी। मेरा बेटा जब 1 साल का हुआ तो मैंने नौकरी करना शुरू कर दिया था और अब मैं एक किराए के फ्लैट में रह रही हूँ और जब जॉब पर जाती हूँ तो शालिनी की मम्मी के पास अपने बेटे को छोड़ जाती हूँ। वो मेरे बेटे का बहुत ख्याल रखती हैं। मैंने पलटकर अपने माता पिता के पास जाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि अब मैं दोबारा उन लोगों के पास नहीं जाना चाहती थी। अभी मेरा बेटा छोटा है। मेरी जिंदगी थोड़ी मुश्किल ही सही, मगर जैसे तैसे गुजर रही है और सुकून वाली है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।